नमस्कार, मैं ए आर गौसी आपका पॉलिटी की लेक्चर सीरीज में स्वागत करता हूं। आज हम चर्चा करेंगे, अभी हमारे देश में एक ज्वलंत मुद्दा बना हुआ है हिजाब विवाद, और जानेंगे कि यह हिजाब विवाद क्या है और देखेंगे कि इस हिजाब विवाद के तहत हमारे देश का कानून क्या कहता है, हमारे देश के कानून में क्या धर्म से संबंधित प्रावधान है और दूसरे देश में विश्व के लेवल पर हिजाब को लेकर के कौन से देश ने क्या क्या बैन लगा रखे हैं और क्या क्या प्रावधान कर रखे हैं, और हम समझेंगे कि यह विवाद कहां से शुरू हुआ। तो आइए सबसे पहले हम जानते हैं कि हिजाब विवाद है क्या। ये हिजाब विवाद, जिसको कर्नाटक विवाद भी कह सकते हैं आप, ये जो हिजाब विवाद है इसकी शुरुआत कर्नाटक से हुई है। कर्नाटक में स्कूल की कुछ मुस्लिम छात्राओं ने, स्कूल या कॉलेज की कुछ मुस्लिम छात्राओं ने हिजाब पहन करके स्कूल में आए। अब स्कूल में आए तो स्कूल प्रशासन का कहना था कि एक ड्रेस कोड सरकार ने लागू कर रखी है, जिसके तहत आपको हिजाब पहनना कि हम इजाजत नहीं देते हैं। सरकार ने जो ड्रेस कोड लागू रखा है आप उसको पहन के आइए, हम स्कूल में आने देंगे। तो मुस्लिम लड़कियां हिजाब पहन करके स्कूल या कॉलेज जाना चाहती हैं, जिनको स्कूल ने मना कर दिया। इनका क्या कहना है मुस्लिम लड़कियों का कि हिजाब हमारे धर्म का मामला है, हमारे रिलीजन में है और हमारे रिलीजन में है, इसलिए हम हिजाब पहन करके स्कूल आएंगे। और दूसरा इनका कहना है कि ये हमको धार्मिक अधिकार है, आर्टिकल 25 के तहत धर्म को मानने, आचरण करने, व्यवहार करने की स्वतंत्रता है, तो हम स्कूल में हिजाब पहन के आएंगे। इनके रिएक्शन में, इनकी प्रतिक्रिया में कुछ हिंदू मुस्लिम लड़कियों ने भी कहा कि हम भगवा रंग का गमछा या हिजाब पहन करके आना चाहते हैं। इनका कहना है, हिंदू पक्ष का कहना है कि हम भगवा रंग का गमछा या ये पहन के आना चाहते हैं क्योंकि ये भी हमारे धर्म से संबंधित मामला है और हम भी स्कूल में ये धारण करके आना चाहते हैं, स्कूल में जाना चाहते हैं भगवा रंग का। अब इसी दोनों में विवाद हो गया। अब इस दोनों में विवाद हुआ, जिसपे सरकार ने, हाईकोर्ट ने अभी कॉलेज और स्कूल को बंद कर रखा है, जो आज ही ओपन हुआ है। तो अब हम देखते हैं कि इस विवाद की शुरुआत कैसे हुई। इससे पहले थोड़ा सा हम ये जान लें कि हिजाब होता क्या है। हिजाब मुस्लिम लड़कियां अपने सर को ढकने और गर्दन को और कंधे को ढकने के लिए, सर से लेकर के कंधे तक को ढकने के लिए एक कपड़ा पहनती हैं, जिनको हिजाब कहते हैं, और इसी को लेकर के विवाद है। और हम जानेंगे कि इसको लेकर के विभिन्न देशों में क्या प्रावधान है दुनिया के, और हमारे कानून ने हमको क्या स्वतंत्रताएं या क्या अधिकार दे रखा है। तो अब देखेंगे कि इसकी शुरुआत कैसे हुई। ये तो एक विवाद हुआ, कर्नाटक से शुरू हुआ, एक स्कूल से शुरू हुआ। मुस्लिम लड़कियां हिजाब पहन के जाना चाहती थी, उनको जाने से स्कूल ने मना कर दिया। उसके रिएक्शन में हिंदू मुस्लिम लड़कियों ने भगवा रंग धारण करके स्कूल में जाना चाहा कि हमारा भी धर्म का अधिकार है, हमको भी धर्म में ऐसा रंग पहनने का आजादी है, इसलिए हम स्कूल जाना चाहते हैं। अब इसकी शुरुआत देखते हैं कैसे हुई। इसकी शुरुआत ऐसे हुई कि कर्नाटक का शिक्षा कानून है, कर्नाटक का एजुकेशन एक्ट है 1983। ये कर्नाटक में एक कानून है पास, जो वहां की कर्नाटक राज्य सरकार की विधानसभाएं ने जो कानून बना रखा है 1983। इसके तहत सरकार को अधिकार है कि वो अपने सरकारी स्कूल में यूनिफॉर्म को, ड्रेस कोड लागू करवा सके। इसी के तहत सरकार ने 2013 में एक ऑर्डर जारी किया था कि सभी स्कूलों में एक ड्रेस कोड लागू किया जाना चाहिए।
तो 2013 में जब ऑर्डर जारी किया गया है, उसको दोबारा अभी रिन्यू करने की क्या जरूरत हुई, इसको भी थोड़ा समझे। ये बड़ा इंटरेस्टिंग मामला है कि इतने दिनों से ये मामला हमारे देश में हिजाब का शान था, कभी कोई ऐसा मामला आया नहीं, आखिर अचानक ही इसकी क्या जरूरत पड़ गई हिजाब की, और अचानक ही सारे लोग क्यों कूद पड़े इसमें कि नहीं हमको हिजाब पहनना है, हिजाब नहीं पहनना है। इसी मसले को थोड़ा सा आप समझे, बारीकी से समझे कि आखिर इतना ज्वलंत मुद्दा अभी क्यों बन गया, जबकि 2013 में सरकार ने ऑर्डर जारी किया था कि एक ड्रेस कोड लाना है। सरकार दोबारा फरवरी में उस ऑर्डर को जारी की, जिसके तहत कहा कि ड्रेस कोड में हिजाब शामिल नहीं है। अब हम देखते हैं इसके एक पहलू को गौर करें। क्या पहलू है कि अभी क्या हो रहा है हमारे देश में, 5 राज्य में चुनाव चल रहे हैं। 5 राज्य में चुनाव चल रहे हैं, तो अगर उस राज्य से, मान लीजिए अगर उत्तर प्रदेश में, यूपी में चुनाव है, अगर इस राज्य से हम कोई मुद्दा उठाते हैं तो ब्लेम किस पे जाएगा। मान लीजिए कि बीजेपी पार्टी पे चला गया कि अच्छा इन्होंने हिंदू मुस्लिम का पोलराइजेशन कर दिया, इसलिए ये मुद्दा हिजाब का उठाया। अगर उन पे नहीं जाएगा तो अदर पॉलिटिकल पार्टी पे जाएगी कि ये मुस्लिम हिंदू वोट को पोलराइज करना चाहती है, इसलिए हम यहां मुद्दा नहीं उठाएंगे। तो इस चुनावी राज्य में मुद्दा ना उठा करके आखिर कर्नाटक में क्यों उठाया गया, और कर्नाटक में उठाने की वजह यह है कि कर्नाटक से थोड़ा सा हम हिजाब का आग सुलगाएंगे। इस 5 राज्य में चुनावी राज्य हैं और 5 राज्य में थोड़ा सा हिंदू सेंटिमेंट हो या मुस्लिम सेंटिमेंट हो, हमारी तरफ वोट होगा और हम सरकार बनाएंगे। तो इस बात को आपको ध्यान रखना है कि अगर कोई भी पॉलिटिकल पार्टी इस जैसे मसले को अगर चुनाव में उठाती है, चुनाव में मुद्दा उठाने का बहुत सारे मुद्दे हैं, शिक्षा है, स्वास्थ्य है, इनसे संबंधित और भी कई सारे मुद्दे हैं जिसको चुनाव में उठाया जा सकता है। अभी हमारा देश अभी कोरोना टाइम से गुजरा है, जिसमें लाखों करोड़ों लोग मरे हैं और त्राहिमाम की स्थिति हो गई है, चाहे वो मुस्लिम धर्म से हो चाहे वो हिंदू धर्म से हो। इतने सारे लाखों लोग मर रहे हैं, उसमें कोई मंदिर या कोई मस्जिद तो किसी को बचाया नहीं। बचाया कौन? स्वास्थ्य सेक्टर। बचाया कौन? शिक्षा। बचाया कौन? हेल्थ का पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर, जिस पे बात नहीं हो रही है। मंदिर मस्जिद धर्म को लेकर के इतना बड़ा मुद्दा बन गया है कि अब इसको लोगों ने राजनीतिक एजेंडा बना लिया है, देश विदेश के लेवल पे प्रतिक्रिया हो रही है। तो आप इसको समझना है कि ये आखिर चुनाव दूसरे राज्य में है, कर्नाटक से ही आग क्यों सुलगाई गई। इसकी एक वजह ये हो सकती है, जैसे मान लीजिए कर्नाटक, क्या है? कर्नाटक राज्य। अब कर्नाटक राज्य से आग सुलगाने की एक वजह यह हो सकती है कि कुछ हिंदू संगठन ने कुछ मुस्लिम लड़कियां को तैयार किया होगा कि आप हिजाब पहन के आओ, हम आपके साथ हैं और हम आपका, ये एक संभावना है। आप इसको अन्यथा न ले या किसी भी बाय द वे मत ले, आप सिर्फ समझें इसको कि हो सकता है हिंदू संगठन ने एक मुद्दा ये उठाया हो, मुस्लिम लड़कियां को कहा आप हिजाब पहन के आओ, हम आपकी तरफ से आपके फेवर में बोलेंगे। दूसरा ये हो सकता है कुछ इन्होंने हिंदू मुस्लिम लड़के लड़कियों को कहा होगा कि आप भी भगवा धारण करके आओ, हम आपका संरक्षण करेंगे, हम आपको प्रोटेक्शन देंगे और आप स्कूल कॉलेज में आओ। तो एक विवाद ये हो सकता है कि कुछ हिंदूवादी संगठन या कुछ हिंदू धर्म से संबंधित जो लोग हैं वो ऐसा कर सकते हैं। दूसरा पॉइंट क्या हो सकता है इसका, कुछ मुस्लिम संगठन के जो लोग बोलते हैं हम मॉडर्न हैं, पढ़े लिखे हैं, एजुकेट हैं, उसमें से उन्होंने कुछ मुस्लिम लड़कियां को तैयार किया होगा कि आप जाओ स्कूल में हिजाब पहन करके, हम आपका प्रोटेक्शन करेंगे। या नहीं तो इन्हीं में से कुछ हिंदूवादी संगठन को तैयार किया होगा कि आप जाइए, आपके हम भगवा रंग का प्रोटेक्शन करेंगे। तो ये विवाद की जड़ को समझना है। तो ये विवाद का जड़ ये है कि ये संभावना हो सकती है। आखिर किसी 2013 का ऑर्डर सिविल कोड का या ड्रेस को मानने का अभी इतना ज्वलंत मुद्दा क्यों उठ गया, तो अब ये एक संभावना हो सकती है। अब हम देखते हैं कि कर्नाटक सरकार ने जो ये हिजाब कानून लाया है या ड्रेस कोड पास किया है, ये क्यों पास किया, आखिर स्कूल में ड्रेस कोड की जरूरत क्यों है। कर्नाटक शिक्षा कानून है 1983, जिसके तहत एक ड्रेस कोड सरकार लाना चाहती है।
ड्रेस कोड सरकार, कोई भी सरकार हो या कोई भी शिक्षण संस्थान हो, उसमें ड्रेस कोड क्यों लाया जाता है, इसके पीछे की इंटेंशन को समझे। सरकार ड्रेस कोड इसलिए लाना चाहती है ताकि स्कूल में समानता स्थापित किया जाए। क्या किया जाए? सभी धर्म, सभी जाति, सभी ऊंच नीच, सभी वर्ग के लोगों में इक्वलिटी आए, इक्वलिटी आए, इसलिए ड्रेस कोड लाना चाहती है। दूसरा, किसी के साथ भी भेदभाव नहीं हो, इसलिए ड्रेस कोड लाना चाहती है। स्कूल में क्या होता है, अमीर वर्ग के लोग भी पढ़ने आते हैं, गरीब वर्ग के भी लोग पढ़ने आते हैं, तो इसमें यह भी देखा जाता है कि सोशली और इकोनॉमिकली रूप से किसी के साथ भेदभाव ना किया जाए। अब मान लीजिए स्कूल है, उसमें कोई अमीर वर्ग का लड़का अच्छा कपड़ा पहन के आए, मान लीजिए कोई ब्रांडेड कपड़ा है, रिबॉक का हो, जो भी हो, वो पहन के आए। अब कोई गरीब साधारण परिवार का है, अगर वो थोड़ा लोअर क्वालिटी का पहन के आए, तो उसमें हीन भावना ना हो, उसके अंदर ये ना भाव पैदा हो कि वो बड़ा है, वो बड़ा आदमी है, अच्छा कपड़ा पहन के आया है। तो इसकी इक्वलिटी को लाने को और समानता को लाने का भाव रहता है हमें, ताकि ड्रेस कोड ला करके सब में समानता स्थापित किया जाए, भेदभाव स्थापित किया जाए, सामाजिक आर्थिक रूप से या जो भी बड़े हैं पैसे में, अमीर गरीब है, उनके बीच में समानता रहे। दूसरा, एक और कारण भी है, आप ड्रेस कोड स्कूल में लाते हैं कि आपके स्कूल का ड्रेस कोड है, तो आप सभी छात्र को पहचान पाएंगे कि यह हमारे स्कूल का है। इसमें किसी असामाजिक तत्व या किसी बाहरी आदमी स्कूल में घुस ना पाए, इसके लिए भी हम लाते हैं ड्रेस कोड, ताकि कोई बाहरी आदमी हमारे स्कूल में आके अराजकता या अव्यवस्था नहीं फैलाए, हमको कोई हानि नहीं पहुंचाए, कोई नुकसान नहीं पहुंचाए। इसलिए हम ड्रेस कोड लाते हैं ताकि बाहरी आदमी को हटाया जा सके, हम में यूनिटी हो, एकता की भावना स्थापित किया जाए, इसलिए भी हम ड्रेस कोड लाते हैं ताकि हम में एकता की भावना स्थापित किया जाए, हम गरिमा के साथ रह सके, हम लोग एक साथ संगठित हो। और दूसरा, अनुशासन। स्कूल का लेवल ऐसा होता है जिसमें बच्चे को डिसिप्लिन सिखाया जाता है कि अनुशासन में रहें, तो हम इसलिए भी लाना चाहते हैं ताकि अनुशासन में रहें, अनुशासन सीख सकें इसके साथ, तो इसलिए हम ये ड्रेस कोड लाना चाहते हैं। दूसरा कि एक चीज और समझे आप कि स्कूल क्यों बना है, स्कूल की क्या जरूरत है, और धार्मिक संस्था का क्या काम है, स्कूल का क्या काम है। अगर कोई स्कूल है तो उसका मेन पर्पस क्या है, एजुकेशन देना, उसका मेन पर्पस है शिक्षा देना, ना कि कोई धर्म की शिक्षा देना। धर्म की शिक्षा से संबंधित अगर आपको जाना है तो कोई मठ में जाइए, कोई मंदिर में जाइए, या कोई गुरुद्वारा में जाए, या फिर कोई अपने धार्मिक जो भी संस्थान है उसमें जाकर के धर्म की से संबंधित शिक्षा ग्रहण करें। अगर कोई किसी खास वर्ग से संबंधित धर्म को जानना चाहते हैं तो उस धर्म से संबंधित जो भी शिक्षा संस्थान है, जो एजुकेशन इंस्टीट्यूट है, अगर वो चल रहे हैं तो उसमें जाकर के आप शिक्षा लें। स्कूल में एजुकेशन इसलिए दिया जाता है ताकि वो पढ़े, अपने आप को जान सके, जागरूक हो सके। लिटरेसी का ये मतलब है कि उसके कोई अधिकार हैं तो उसके अधिकार का कोई वायलेशन नहीं करे, उसके क्या फंडामेंटल राइट हैं, उसको क्या जीने का अधिकार है, उसको क्या धर्म ने, क्या कानून ने, क्या हमारे संविधान ने क्या अधिकार दे रखे हैं, उनके बारे में जानना है। तो स्कूल का मेन काम है शिक्षा देना। क्या देना? शिक्षा, एजुकेशन देना। एजुकेशन देना मेन काम है। राज्य सरकार किसी भी धर्म को प्रमोट नहीं करती है। राज्य की सरकार सभी धर्म को न किसी धर्म के फेवर में रहती है, न किसी धर्म का संरक्षण कर सकती है। धर्म का मामला धर्म व्यक्ति से संबंधित मामला है, इसलिए व्यक्ति को स्वयं इससे संबंधित अगर उनको लगता है कि हमारे धर्म का संरक्षण करना है तो हमको अपने धर्म से संबंधित जो भी संस्थान खोलने हैं वो खोले। हम स्कूल में, जो सरकारी स्कूल में, उसमें धर्म से संबंधित कोई भी योजनाएं वो नहीं संचालित की जानी चाहिए। अगर धर्म से संबंधित स्कूल में कोई भी कार्यक्रम होता है तो इस पे बैन कर रखा है। यहाँ तक कि अभी कई सारे बच्चों ने कहा होली है, दीपावली है, ये सब भी अब स्कूल में नहीं मनाया जाता है। सरस्वती पूजा भी है, कई सारी पूजा है जो स्कूल में नहीं बनाया जाता है। जो एक धर्म विशेष से संबंधित कोई भी पूजा हो वो स्कूल में मनाने की मनाही है। तो हम स्कूल में क्या देना चाहते हैं? शिक्षा देना चाहते हैं, ताकि सभी को समान स्तर पर
शिक्षा हासिल हो सके और सब धर्म से ऊपर उठ करके शिक्षा ग्रहण करें, इसलिए हम शिक्षा देना चाहते हैं। तो हमारा ये पर्पस है एजुकेशन देना। अब हम समझते हैं कि हिजाब को लेकर के और भी कई सारे कंट्री हैं, उनमें क्या रूल रेगुलेशन है। जैसे हिजाब, सबसे पहले जो हिजाब है ना वो ईरान देश में आया। कौन से देश में? ईरान। ईरान में ज्यादा इसका प्रचलन है। ईरान देश में बाजाब्ता सख्ती से इसको लागू किया जाता है। और ईरान देश है और भी कई सारे देश हैं जहां हिजाब को आंशिक रूप से या पार्शियली कह लीजिए या फुल्ली तरीके से लागू किया जाता है। तो ईरान में ज्यादातर ये सिया कम्युनिटी में, सिया समुदाय जो है उनसे संबंधित ज्यादातर इसमें जो है ना ईरानी एक रिवॉल्यूशन कल्चरल आया है, उसके तहत जो है ना ईरान में हिजाब को कंपलसरी किया गया है। और भी कई सारे देश हैं जहां पे हिजाब को नहीं कंपलसरी किया गया। कहां पे हिजाब को बैन है, तो बैन भी कुछ मुस्लिम देशों ने लगा रखे हैं, जैसे कजाकिस्तान है, कजाकिस्तान है वहां हिजाब बैन है। ट्यूनीशिया है, ट्यूनीशिया है वहां हिजाब को बैन कर रखा है। कुछ यूरोपीय देश हैं जहां नकाब या बुर्का को बैन कर रखा है। हाँ, उन्होंने कहा है, जैसे फ्रांस है वहां कह रखा है कि आप सार्वजनिक या पब्लिक पैलेस में आप सर को, फेस को ढक करके नहीं जा सकते हैं, आपको फेस ढक करके जाने की मनाही है। तो कुछ देश हिजाब को लागू कर रखे हैं, कुछ देश बैन कर रखे हैं। अब जैसे मुस्लिमों का एक मुस्लिम बहुल देश सऊदी अरब है, तो वहां क्या है, सऊदी अरब में औरत को क्या किया जाता है, मुस्लिम महिलाएं को सर से लेकर के पैर तक ढकने की इजाजत है। और कोई भी अगर मेल हो तो उनके सामने उनको चेहरा खोलने की मनाही है। तो वो उनका अपना कल्चर है। तो कुछ जगह पर हिजाब बैन कर रखा है, कुछ जगह पे बैन नहीं है। तो इस तरह से आप देख लिए कि दुनिया भर में क्या है, हिजाब को लेकर के क्या चलन में है। अब हम देखते हैं कि भारत के कॉन्स्टिट्यूशन में क्या कहा गया है, इस पे कर्नाटक सरकार का क्या तर्क है, और हमारे संविधान में हमारे हाई कोर्ट ने, सुप्रीम कोर्ट ने इस पे क्या कह रखा है। तो हम देखते हैं कि भारत के संविधान में हमारे फंडामेंटल राइट धर्म को लेकर के क्या है। आर्टिकल 12 से लेकर के 35 तक में ये हमारे फंडामेंटल राइट दे रखे हैं। फंडामेंटल राइट को आप सीधी सी भाषा में या सीधी आसान लैंग्वेज में ये समझे कि ये आपके ऐसे राइट हैं, ये फंडामेंटल राइट, मौलिक अधिकार जिसको कहते हैं, ये ऐसे राइट है जिसको कोई भी सरकार हो, राज्य सरकार हो, चाहे वो कर्नाटक की सरकार हो, उत्तर प्रदेश की सरकार हो, दिल्ली की सरकार हो या केंद्र की सरकार हो, इतनी आसानी से उसको छीन नहीं सकती है या उस पर बैन नहीं लगा सकती है। ये हमारे संविधान के द्वारा दे रखा है। और जब ये फंडामेंटल राइट संविधान के द्वारा दे रखा है, इसका ये मतलब है कि अगर आपको इसको छीनना है तो संविधान में संशोधन करना पड़ेगा। और उस संविधान को संशोधन करने की प्रक्रिया, अमेंडमेंट करने की प्रक्रिया इतनी आसान नहीं है। उसके लिए आपको हमारे जो स्टेट है, मान लीजिए 28-29 स्टेट है, उसमें आधे से ज्यादा राज्य की सहमति होनी चाहिए। उसके बाद लोकसभा और राज्यसभा दोनों सदन से स्पेशल बहुमत से, मतलब 2/3 बहुमत से उस कानून को पारित किया जाए। फिर राष्ट्रपति का सिग्नेचर हो। उसके बाद अगर कोई कानून, अगर कोई फंडामेंटल राइट को अगर संशोधन किया जाता है या बदला जाता है, तब जाकर के आप उसको लागू करवा सकते हैं या बदलवा सकते हैं। लेकिन ऐसे आसानी तरीके से हमारे फंडामेंटल राइट को कोई नहीं छीन सकता है। इसी के तहत आर्टिकल 25 से लेकर के 28 तक में रिलीजन, धर्म से संबंधित स्वतंत्रता के बारे में हमारे अधिकार दे रखे हैं। उसमें आर्टिकल 25 में यह कह रखा है कि आपको धर्म को मानने, अपने धर्म का प्रचार करने, अपने धर्म का आचरण करने की आपको पूरी आजादी है। आप अपने धर्म के अनुसार चलें, आप अपने धर्म का प्रचार करें। आपको लगता है कि हमारा धर्म अच्छा है तो आप दूसरे को मोटिवेट करें कि वो आपका धर्म अपनाएं। ऐसी
हमको आजादी आर्टिकल 25 में दे रखी है। इसी तरह से आर्टिकल 27 है, आर्टिकल 28 है। अब यहाँ पे एक आर्टिकल समझा 28। आर्टिकल 28, आर्टिकल 28 में कहा गया है कि अगर कोई भी धर्म, चाहे वो हिंदू धर्म हो चाहे वो मुस्लिम धर्म के लोग, अगर वो चाहते हैं अपने धर्म को बढ़ावा दें, अपने धर्म का शिक्षण संस्थान खोले, तो वो ऐसा कर सकते हैं। अपने धर्म का शिक्षण संस्थान खोल सकते हैं। आप जैसे मान लीजिए कोई हिंदू धर्म है, हिंदू धर्म से संबंधित शिक्षण संस्थान खोलना है, तो वो अपने धर्म से संबंधित कोई स्कूल कॉलेज खोलें और उसमें ये परमिशन कर दें कि इसमें सिर्फ हिंदू रिलीजन से संबंधित जो भी प्रावधान होगा हम इस स्कूल में लागू करेंगे, तो वो ऐसा कर सकते हैं। वो धर्म से संबंधित मामला, वो सरकार ने उस स्कूल को नहीं खोला है, उनको खोला कौन? एक धर्म से संबंधित हिंदू धर्म ने। अब ये स्कूल में ये अलाउ कर सकते हैं कि हमको हिंदू धर्म से संबंधित जो भी मान्यताएं, जो भी परंपराएं, वो स्कूल में लागू होगी। तो अगर कोई मुस्लिम बच्चा इस स्कूल में, हिंदू धर्म के स्कूल में अगर जाना चाहता है, तो उसको फिर हिंदू धर्म के अनुसार, हिंदू धर्म की मान्यताएं के अनुसार उस स्कूल में परमिशन मिलेगा और उसको वो रीति रिवाज करने पड़ेंगे जो इस हिंदू धर्म के स्कूल में है, जो हिंदू धर्म के द्वारा संचालित है। अगर कोई मुस्लिम बच्चा चाहता है तो आपको उनकी सारी परंपराएं माननी पड़ेगी। आपको ये नहीं कहना पड़ेगा ये हमारा फंडामेंटल राइट है। तो एक बात क्लियर हो गई कि कोई भी, चाहे इसमें हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे सिख हो, ईसाई हो, सब अपने अपने धर्म से संबंधित स्कूल कॉलेज खोलें और आप अपने धर्म से संबंधित शिक्षा दें। दूसरे धर्म के लोग आए तो उनको शिक्षा दें और उसके बारे में, उस पर भी ये एक अधिकार है या उस पर दायित्व रहेगा कि वो आपके धर्म का पालन करेंगे। एक प्रावधान ये है। दूसरा है कि कर्नाटक सरकार का जो मामला है वो क्या था, उसके आईने में हम समझे इस चीज को। अब कुछ मुस्लिम लड़कियां चली गई हैं अभी सुप्रीम कोर्ट, ये हाई कोर्ट, आर्टिकल 25 के तहत वो हाई कोर्ट में याचिका दायर की है। हाई कोर्ट में क्या याचिका दायर की है कि ये हमारे धर्म की स्वतंत्रता, धर्म को मान्य आचरण करने की स्वतंत्रता है, इसलिए हमको स्कूल में हिजाब पहन करके जाने दिया जाए। इस पर अभी हाई कोर्ट की बेंच बैठी हुई है। एक ये फंडामेंटल राइट से जुड़ा मामला है, तो आपको ये ध्यान रखना है कि जब भी कोई फंडामेंटल राइट से जुड़ा मामला होता है तो ये संवैधानिक मामला है, तो इस पे उच्च बेंच बैठती है। उच्च बेंच का मतलब क्या होता है कि इसमें 3 से लेकर के 5 जज तक हो सकते हैं। इस बेंच में 3 से लेकर 5 जज तक हो सकते हैं। तो अभी ये कुछ मुस्लिम लड़कियां जो हाई कोर्ट में गई हैं, मुस्लिम लड़कियां कि हमारे आर्टिकल 25 का उल्लंघन हो रहा है, हमारे धर्म को मानने, आचरण करने, व्यवहार करने की स्वतंत्रता है, इसके तहत कर्नाटक हाई कोर्ट में इन्होंने याचिका दायर की है कि हमको आर्टिकल 25 के तहत संरक्षण दिया जाए। उस 3 जजों में 3 जज हैं और 3 जजों में क्या है, एक मुस्लिम महिला जज जिसका नाम जैबुन्निसा है, वो भी एक शामिल है, मुस्लिम महिला जज, और 2 और जज शामिल हैं। तो एक में एक क्या है, मुस्लिम महिला जज है। तो ये इस मामले पर विचार कर रही है। कुछ लोगों ने इस मामले को लेकर के हाई कोर्ट में भी, सुप्रीम कोर्ट में भी गए, तो सुप्रीम कोर्ट ने मना करने से, इसलिए इनकार कर दिया इस पे विचार करने से कि इस पे ऑलरेडी 3 जजों की बेंच बैठी हुई है, जिसमें एक मुस्लिम महिला है और 2 अन्य जज हैं। और जब ये जज फैसला देंगे, उसके बाद क्या फैसला आएगा उस पर हम फैसला बाद में देंगे कि क्या करना है, क्या सही है, क्या गलत है। तो अभी सुप्रीम कोर्ट ने मना कर दिया है इस पे सुनने से। आपको एक और बात ध्यान हो कि अगर आपके फंडामेंटल राइट का उल्लंघन होता है तो आप डायरेक्ट हाई कोर्ट ना जाकर के सुप्रीम कोर्ट भी जा सकते हैं। यह आपको फंडामेंटल राइट दे रखा है। तो इस पे 3 से 5 जज की पीठ बैठी है। अगर इन पे फैसला नहीं होगा तो एक कानूनी पहलू ये भी है कि फिर हाई कोर्ट, ये सुप्रीम कोर्ट 5 से ज्यादा जजों की एक कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच बैठा सकती है और कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच बैठा करके इस पे अपना 5 जज मिलकर के फैसला दे सकते हैं कि क्या सही है, क्या गलत है। तो इसी में
इसी आर्टिकल 25 के तहत कर्नाटक हाईकोर्ट में मुस्लिम महिलाओं ने याचिका दायर की है कि हमारे वायलेशन हो रहा है, हमारे फंडामेंटल राइट का उल्लंघन हो रहा है। अब जरा सा एक और पहलू को, दूसरे पक्ष को समझे कि राज्य सरकार का क्या कहना है। जो हमारी कर्नाटक सरकार है उनका क्या तर्क है, उनको समझे। कर्नाटक सरकार क्या कहना है। कर्नाटक सरकार कह रही है, कर्नाटक सरकार कह रही है कि हमको 1983 में विधानसभा ने जो कानून बनाया है उसके तहत हमको अधिकार है सिविल ड्रेस कोड लागू करने का, और हमने 2013 में ड्रेस कोड लागू किया था, लेकिन वो पूरी तरह से लागू नहीं हो पाया। फिर से हम दोबारा लागू करना चाहते हैं, जिसमें ड्रेस कोड में हिजाब पहनना मना है। इस कर्नाटक सरकार का तर्क क्या है, इनको देख लीजिए। कर्नाटक सरकार जो लॉजिक दे रही है उनको देखिए। इनका पहला लॉजिक है कि पिछले जो भी केस हुए हैं उनमें हमने देखा है कि हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट ने माना है कि हिजाब इस्लाम धर्म का आवश्यक अंग नहीं है। जैसे एक केरल का मामला है, उसमें हाई कोर्ट ने माना, एक मुस्लिम महिला स्कूल का है, ये कन्या विद्यालय का है जहां पे सिर्फ लड़कियां पढ़ती हैं, उनका मामला था। अब उनके मामले में कुछ मुस्लिम लड़कियां चाहती थी हम हिजाब पहन के आए, ये मामला कोर्ट में गया। कोर्ट ने कहा कि इस्लाम धर्म में ऐसा नहीं कहा गया है कि एक महिला दूसरी महिला के सामने हिजाब पहनना चाहे, और या हिजाब पहन के रह सकते हैं, या शरीर ढांक सकते हैं, या शरीर को ये कर सकते हैं। ये ऐसा इस्लाम धर्म में नहीं कहा गया है कि कोई एक महिला दूसरे महिला के सामने कर। तो कर्नाटक सरकार ने एक लॉजिक दिया कि हिजाब को मना कर दिया है केरल की हाई कोर्ट ने, ये कहते हुए कि इस्लाम धर्म में नहीं कह रखा है कि एक महिला दूसरी महिला के सामने शरीर को ढांके। ये एक केस हुआ। दूसरा केस क्या है, दूसरा केस भी केरल का है। केरल का मामला है जिसमें यह कहा गया हिजाब को लेकर के स्कूल में कि स्कूल प्रबंधन में कि स्कूल के टीचर लोग हिजाब को पहन के आना चाहें कि नहीं पहन के आना चाहे। अगर पहन के आना चाहे तो इसमें क्या है, स्कूल के टीचर लोग, स्कूल के बच्चे पे नहीं, कि स्कूल के टीचर लोग अगर चाहें कि आप वो हिजाब पहन के आना चाहें, या स्कूल का जो ड्रेस कोड है वो पहन के आना चाहें, नहीं पहन के आना चाहे, इस पे क्या फैसला है। तो इस पे उन्होंने कहा कि नहीं, स्कूल को ये राइट है, स्कूल को ये राइट है कि वो अपना टीचर पे एक ड्रेस कोड लगा दें ताकि वो यूनिटी समानता दिखे, और स्कूल ऐसा कर सकती है। ये केरल की हाई कोर्ट ने कहा स्कूल को लेकर। तीसरा तर्क कर्नाटक सरकार ने क्या दिया है कि एक केरल में ही एक क्रिश्चियन स्कूल है, उसमें एक मुस्लिम लड़की पढ़ने गई तो उनको हिजाब पढ़ने से मना, हिजाब पहन करके जाने से मना कर दिया। केरल में स्कूल में एक मुस्लिम लड़की गई पढ़ने, क्रिश्चियन स्कूल था, उनमें जाने से मना कर दिया। तो उनपे हाई कोर्ट ने फैसला दिया कि ये क्रिश्चियन स्कूल है और क्रिश्चियन धर्म से संबंधित स्कूल है, इसमें उसका आर्टिकल 28 के तहत उसको राइट है कि वो अपने धर्म से संबंधित जो भी प्रावधान है अपने स्कूल में लागू कर सकते हैं, इसलिए आप हिजाब पहन करके नहीं आ सकते। तो ये तीनों मामला अलग अलग संदर्भों में हिजाब से संबंधित कोर्ट का फैसला है। अब इस पर जो है ना, मुस्लिम लड़कियों का कहना है कि ये जो केरल का जो मामला है वो आर्टिकल 28 के तहत जो है ना, स्पेशल धर्म से संबंधित कोई भी शिक्षण संस्थान है उसमें तो सही बात है, जिस धर्म से संबंधित शिक्षण संस्थान है उसको पालन करने का अधिकार है, तो उसमें जो फैसला दे रखा है वो हमारे आर्टिकल 25 के तहत जो हमको धर्म को मानने आचरण करने की स्वतंत्रता है उससे मेल नहीं खाता। तो ये एक मुस्लिम पक्ष के लोगों का कहना है कि हम इसको नहीं मानेंगे, जो आर्टिकल 21 के तहत जो क्रिश्चियन स्कूल है वो हमको जो निकाल दे तो वो हम नहीं मानेंगे। दूसरा कहना है कि हम मुस्लिम धर्म में भी ऐसा नहीं कहा गया है कि एक मुस्लिम महिलाएं दूसरी मुस्लिम महिलाएं के सामने पर्दा करे, इसलिए वो भी केरल हाईकोर्ट ने हिजाब को लेकर वो क्लियरिटी स्पष्ट नहीं किया। तीसरा कहना है कि वो स्कूल के प्रबंधन का, मैनेजमेंट का मामला है, तो उसमें हम नहीं पढ़ेंगे, हमको हमारे धर्म में ये दे रखा है हिजाब पहनना हमारे धर्म में
राइट है, हमारे हमको आर्टिकल 25 में दे रखा है तो हम हिजाब पहनेंगे, ये हमारे धर्म का मामला है। इस पे अभी तक कोई कोर्ट क्लियरिटी के साथ कोई स्पष्ट दिशा निर्देश नहीं दी है कि आर्टिकल 25 के तहत क्या हिजाब पहन सकते हैं कि नहीं पहन सकते हैं। इसमें एक छोटा सा और एक बिंदु को आपको समझ लीजिए कि आर्टिकल 25 जो है, इसके तहत आपको एक छोटी सी लाइन और समझनी है। आर्टिकल 25 के तहत धर्म को मानने और आचरण करने की स्वतंत्रता है। इसके तहत सिख धर्म को किरपान धारण करने और पगड़ी बांधने की स्वतंत्रता दी गई है। क्यों? क्योंकि सिख धर्म में किरपान धारण करना या पगड़ी बांधना उनके धर्म का आवश्यक अंग माना गया है। तो आवश्यक अंग के तहत सिख धर्म को आर्टिकल 25 के तहत ये छूट प्राप्त है। तो वो किरपान धारण करके या फिर पगड़ी पहन करके स्कूल में जा सकते हैं। उसी तरीके से मुस्लिम महिलाएं ये मांग कर रही हैं कि हमको हमारा जो परिधान है हिजाब, उसको हमारे धर्म का एक आवश्यक अंग माना जाए और उसके तहत हमको भी फंडामेंटल राइट जो आर्टिकल 25 में दे रखा है उसी के तहत हमको भी छूट दी जाए हिजाब पहन के जाने का। अब कोर्ट में यह मामला विचाराधीन है कि मुस्लिम पक्ष के लोग ये प्रूव करें कि ये जो कपड़ा पहनना है, हिजाब पहनना, उसमें कहां तक हमारे शरीर को ढकना है और कहां उसको खोल के रखना है। ये अगर कोर्ट में आप प्रूव कर देते हैं कि ये हमारे धर्म का असल मामला है, हमारे रिलीजन से संबंधित है, तो कपड़े पहनना और कपड़े में क्या क्या चीज को ढकना है, क्या चीज को नहीं ढकना है, अगर आप प्रूव कर देते हैं तो कोर्ट का फैसला आने दीजिए। कोर्ट आपका इसी धर्म के आधार पर, इसी आर्टिकल 25 के आधार पर आपको फैसला सुनाएगी। क्या सही है क्या गलत है ये कोर्ट फैसला करेगी। हम जज्बात में आकर के, जोश में आकर के किसी भी धर्म को लेकर के, किसी भी अन्य धर्म को लेकर के कोई भी टिप्पणी ना करें या किसी धर्म को भला बुरा ना कहे। अगर कोई भगवा रंग पहनना चाहता है वो उसकी आजादी है, अगर कोई हिजाब पहनना चाहता है वो उसके धर्म में अगर कह रखा वो पहने। लेकिन हम ये तय नहीं कर सकते कि हिजाब अगर कोई पहन रहा है तो ये हम नहीं कह सकते हैं कि हिजाब कोई दूसरा भी पहने, कोई हिंदू धर्म के लोग भी पहने, ये हम तय नहीं कर सकते हैं। या हिंदू धर्म के लोग अगर ये कहें कि हम भगवा रंग के रंग पहनना चाहते हैं तो वो ये नहीं तय कर सकते हैं कि हम जो पहन रहे हैं वो आप तय करें। ये कौन तय करेगा? ये कानून तय करेगा और हमारी न्यायपालिका तय करेगी कि हमको क्या पहनना है नहीं पहनना है। उसके तहत अभी ये फैसला विचाराधीन है कि ये जो हिजाब कपड़ा है वो मुस्लिम महिला के या मुस्लिम धर्म में क्या ये आवश्यक अंग माना गया है सर को ढकना। अगर सर को ढकना हो आवश्यक अंग माना गया है तो उसके तहत उनको फंडामेंटल राइट मिल सकता है। अगर वो कुरान में या किसी आयत में या किसी पक्ष में आप अपना फेवर कोर्ट में रखिए, अगर आपका आवश्यक अंग है तो आपको पहनने दिया जाएगा, नहीं आवश्यक अंग है तो फिर नहीं पहनने दिया जाएगा। तो इस पे अभी 3 जजों की जो बेंच बैठी हुई है उसके फैसले का इंतजार करें और ये राजनीतिक रंग से बचें और इस पे हिंसा करने से बचें, वायलेंस करने से बचें और एक धर्म के लोगों पे आरोप लगाने से और दूसरा धर्म आप पे आरोप लगाने से, इन सब से बुनियादी बातों से बचें। और हमारे राज्य में अभी चुनाव चल रहा है तो ये चुनाव की सरगर्मी को भी समझे और वोट देना हो ना देना हो, किसको देना है, उनके लिए और भी मुद्दा है, शिक्षा है, स्वास्थ्य है, बहुत सारे मुद्दे हैं, उनको देख करके दे। ये धर्म के आधार पे नहीं दे। खासकर मुस्लिम में और हिंदू सेंटीमेंट में ये होता है कि लोग जल्दी भड़क जाते हैं, किसी भी बात पर जल्दी फैसला कर लेते हैं। और भी सारे धर्म है, ईसाई धर्म है, पारसी धर्म है। कभी आपने धर्म के बारे में, कभी कपड़ों के बारे में सुना? बस यही 2 धर्म है, यही 2 धर्म हिंदुस्तान में है। और भी तो कई सारे धर्म है, जैन धर्म है, सिख धर्म है, उन सबको लेकर के कभी विवाद नहीं होता। हिंदू मुस्लिम को लड़ाना किसी भी पार्टी के लिए या किसी के लिए भी बड़ा आसान हो जाता है क्योंकि ये लोग बड़ा जल्दी सेंटिमेंट हो जाते हैं। तो आप इनके मेंटलिटी को समझें और आपका अगर फंडामेंटल राइट है आप कोर्ट जाए, हाई कोर्ट में जाए, ना कि किसी और आदमी के सामने या किसी के सामने ये कहें कि आप हमको भगवा रंग पहनना, हमको पहनने दो। वो कौन होता है? कोई धर्म विशेष का लोग कौन होता है आपको डिसाइड करने वाला कि कौन कपड़ा पहनना है कौन नहीं पहनना? ये कोर्ट डिसाइड करेगी। कोर्ट का फैसला आने दीजिए जब तक आप लोग शांति बना के रखें। तो हम उम्मीद करते हैं कि आपको ये हिजाब का विवाद और आर्टिकल आपको संविधान ने क्या अधिकार दे रखा है इसके बारे में आपको ये लेक्चर अच्छी तरह से समझ में आया होगा। और हम उम्मीद करते हैं फिर हम आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।